वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस चैनल मैथमेटिक्स विद राज में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 सब का जो सिलेबस आपको बोर्ड एग्जाम के हिसाब से है उसके हिसाब से मैं पेपर सभी बना रहा हूं। और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो चैप्टर है ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण से संबंधित चैप्टर के क्वेश्चन हैं। आप ये जो चैप्टर है इससे पहले मैं आपका जो इस चैनल में एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ क्लास 10 की, उस प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने आपके लिए ये जो वास्तविक संख्याओं वाला चैप्टर है पहले यूनिट में वो मैं पूरा करा दिया हूँ। आप देखेंगे तो एक एक चीज़ उसमें समझ में आएगी, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हूँ और इसलिए आपको 6 नंबर कंप्लीट करा दिया हूँ। अब दूसरा जो आपका यूनिट है अलजेब्रा यानी बीजगणित, बीजगणित का जो यूनिट है वो 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का आएगा परीक्षा में आपके बोर्ड में। पर ये जो है ये बहुपद का जो मैंने इसमें पहला चैप्टर बहुपद है उसको मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया हूँ। ऐसा कराया हूँ कि आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा और आप कभी जिंदगी में दोबारा आपको कभी ना भूलेगा ना कभी परीक्षा के लिए परेशान होना। 3 वीडियो है लेकिन 3 वीडियो में हर चीज मैंने बता दिया है। तो इस प्रकार ये हो गया। ये दूसरी यूनिट का जो दूसरा चैप्टर है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रेखीय समीकरण के युग्म जो हैं, ये जो है दो चरों वाले रेखीय समीकरण के युग्म, इसको मैं अभी ले रहा हूं। इससे भी संबंधित मैं एक दो वीडियो डाल चुका हूं। एक वीडियो 40 मिनट का है जो पूरा कॉन्सेप्ट हर चीज उसमें बताया गया है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो नहीं बताया गया, इस पूरे चैप्टर से संबंधित हर चीज बताया गया। इसलिए इसको जरूर देखिए, 40 मिनट की वीडियो है पर आपको मजा आ जाएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ यार पूरा तो ये चैप्टर ही खत्म हो गया इस 40 मिनट में। जैसा कहते हैं गाँव के, मानो ऐसा मानो कि हाथी निकल गई, हाँ पूंछ हटकी। पूंछ मतलब तो कुछ क्वेश्चन है जो सॉल्व कर लेंगे आप तो पूरा मतलब एक प्रकार से चैप्टर ही ये खत्म हो जाएगा। तो इसको जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। दूसरा जो वीडियो बनी है वो ग्राफिकल मेथड को कैसे हम से सवाल कैसे हल करेंगे ग्राफिक विधि से, तो वो है। और फिर ग्राफिक विधि से आएगा, फिर प्रतिस्थापन विधि से आएगा, विलोपन विधि से आएंगे। तो विधियां हैं लेकिन कॉन्सेप्ट वाला वीडियो ये है। तो इसका मैं इस वीडियो में लिंक भी डाल रहा हूँ, उसको जरूर देखिएगा। इसका कहेंगे तो इसका भी लिंक डाल दूंगा। पर हाँ ये जो है तो ये विधि से हल करना सिखाया गया है। इसमें पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया, इस पूरे चैप्टर का हर चैप्टर का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो दिया गया है। तो मैं हर बार देता हूँ, ऐसे इसमें भी दिया हूँ, तो उसको जरूर देखिए। अभी आज मैं जो ले रहा हूं तो वो आपके ये क्वेश्चन है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2 B1 upon B2 C1 upon C2 फाइंड आउट, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है कि whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। हिंदी में ये लिखा है, आप देख लीजिए कि A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2 की तुलना करके बताइए कि निम्न में से किस युग्म समीकरण, देखिए ये युग्म समीकरण दिए हैं, हाँ इनमें से किस युग्म रेखीय समीकरण को दर्शाने वाली रेखाएं, इनसे जो को दर्शाने वाली रेखाएं होती हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तीन क्वेश्चन दिए हैं, इसमें तीनों में युग्म समीकरण है, रेखीय युग्म समीकरण। तो ये जो है तो आपको ये देखना है कि ये कौन सी स्थिति, प्रतिच्छेद करने वाली स्थिति होगी कि समांतर होगी कि समपाती होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन या ये क्वेश्चन दोनों सेम है। एक बार मैं जैसा बताया पूरा कॉन्सेप्ट मैं दे चुका हूं, पर फिर से आपके लिए एक बार फिर से कॉन्सेप्ट दे देता हूं हर चीज। तो चलिए देखते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, डिटेल में जाने के लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा। पीछे तो जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में मैंने तो हर चीज़ बताया है कि व्यंजक क्या होता है, उसका क्यों ऐसा नाम पड़ा, फिर बहुपद क्या होता है, उसका क्यों ऐसा नाम पड़ा, फिर समीकरण क्या होता है, क्यों इसको समीकरण कहते हैं, समीकरण नाम कैसे इसका आया, वो क्या होता है, किस किस तरह के समीकरण होते हैं, किस किस तरह के व्यंजक होते हैं, बहुपद होते हैं, ये सब चीज़ आपको बताई गई है उस पूरे डिटेल वाले वीडियो में। और फिर उसके बाद और ढेर सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो अब वो सब चीज़ें तो मैं नहीं ले रहा हूँ, पर हाँ अब मैं आपको बता दूं कि यदि दो चरों वाला कोई भी रेखीय समीकरण, ये ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये दो चरों वाला रेखीय समीकरण का मानक रूप है। ये मानक रूप एक समीकरण है, अभी दो चरों वाला एकल समीकरण, युग्म नहीं, लेकिन ये एकल समीकरण जैसा होगा ऐसे दो समीकरण काम करेंगे, तो ये मानक रूप है। तो इस मानक रूप में आपने क्या देखा
एक्स वाई दो चर राशियां हैं, दो चर राशियां, इसलिए दो चरों वाला बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा ए बी सी अचर राशियां हैं। तो किसी भी मानक दो चरों वाले, अभी दो चरों वाला रेखीय समीकरण क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रेखा को दर्शाता है। तीसरा चीज ये, यह एक रेखा को दर्शाता है ग्राफ में, यह एक रेखा को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है? यदि आप, वही मैंने बोला, पिछला वीडियो देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। यह एक रेखा को दर्शाता है। तो तीन चीजें हैं, इसलिए इसको रेखीय समीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण मतलब एक रेखा को वही समीकरण दर्शाएगा जो इस रूप का होगा, मानक रूप यही है। तो किसी भी कोई भी समीकरण रेखा को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? जब ग्राफ खींचेंगे तो उससे एक रेखा बनेगी कि नहीं बनेगी? यदि वो समीकरण इस रूप का है या इस रूप में लिखा जा सके, कन्वर्ट किया जा सके, तो हम बोल देंगे कि हाँ यह समीकरण रेखा को दर्शाएगा। जैसे ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा है, तो ये रेखा को नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये मानक रूप नहीं, इनकी घात एक एक होनी चाहिए। x की घात एक है यहाँ और y की भी घात यहाँ एक है। तो इस प्रकार ये जो है, तो मानक रूप में ये समीकरण नहीं है। जैसा हमको रेखीय समीकरण का मानक रूप होता है उस रूप में ये नहीं है, और इसलिए रेखा को नहीं दर्शाएगा। तो कौन समीकरण रेखा को दर्शाएगा भी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह का, इसी तरह का समीकरण रेखा को दर्शाएगा। अब जब ये रेखा को दर्शाएगा तो आपको समझना चाहिए कि हाँ इसका एक रूप होता है। हम हमेशा ध्यान रखें कि इस तरह का कोई भी समीकरण रेखा को दर्शाएगा। तो चलिए, ये एक समीकरण था। लेकिन वो रेखा जब आप खींचेंगे एक्स एक्स वाई एक्स मानकर, वो एक्स वाई जो चर राशियां हैं, एक एक्स अक्ष को कहती है, जो एक्स वाई जो चर राशियां हैं, एक एक्स अक्ष को दर्शाती है ग्राफ में और एक वाई एक्स को। ये पहली चीज जानना है, ये सब बता चुका हूँ, इसलिए वो कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। तो ये हो गया। और जो ए बी सी अचर राशियां हैं उसके आधार पर तय होता है कि वो ए बी सी यहाँ पर कहाँ पर प्लाट होंगी, कहाँ पर प्लाट होंगी, उन अचर राशियों के आधार पर तय होता है। तो जहां पर वो प्लाट होती है उसी के हिसाब से एक रेखा बन जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि जो चर राशियां हैं तो सब समीकरण में पाएंगे, लेकिन ये एबीसी अलग अलग हो, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 1/3, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आधार पर ये समीकरण कभी ऐसा बनेगा, कभी ऐसा बनेगा, कभी इस तरह बनेगा। तो समीकरण सब अलग अलग टाइप के तब उन रेखाओं से बनते हैं, किस आधार पर बनते हैं? जो उसमें अचर राशियां उसके आधार पर। तो जो यह रेखा का दर्शाता है ये अचर राशियों पर निर्भर करता है किसके आधार पर ये बनता है। अब आपका ये चीज हो गया। अब आपके पास दो चरों वाले रेखीय समीकरण हो जाए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दो चरों वाले रेखीय समीकरण ये भी है, बस हमने अचर राशि को a1 b1 c1 लिख दिया। ऐसे एक और समीकरण और हो जाए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब आपके पास ये दो समीकरण हो गए, दो चरों वाले। ये भी दो चरों वाला रेखीय समीकरण, ये भी दो चरों वाला रेखीय समीकरण है। बस अभी ये एकल दो चरों वाला समीकरण था, ये एकल था, एक था, अभी दो हो गए तो इसको युग्म बोल देते हैं। युग्म दो चरों वाला रेखीय समीकरण, युग्म है, दो चरों वाला है पर युग्म, दो चरों का रेखीय समीकरण, युग्म दो चरों का रेखीय समीकरण। तो अब ये भी एक रेखा को दर्शाएगा। हमने बताया कि हर दो चर वाला समीकरण ये भी है एक समीकरण, ये एक रेखा को दर्शाएगा और ये भी एक रेखा को दर्शाएगा। तो दो रेखा को दर्शाएंगे। अब दो रेखा को दर्शाएंगे तो आप समझते हैं कि दो रेखाएं जब हम कहीं खींचेंगे तो ऐसी भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। लेकिन कैसी भी होंगी तो क्या हम पहला स्थिति ये पा सकते हैं कि एक दूसरे को काट रही हैं, कि नहीं काट रही हैं? तो फिर ये समानांतर भी हो सकते हैं सारी। यदि नहीं काट रही हैं तो फिर वो समानांतर भी हो सकती हैं। ये जैसे ये ऐसी हो गई, यदि नहीं काट रहे हैं तो समानांतर भी हो सकती हैं। या फिर ऐसी भी हो सकती हैं कि एक रेखा खींचे और ठीक उसी के ऊपर दूसरी रेखा हो जाए, ऐसी हो जाए। तो ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। दो चरों के जब समीकरण आपको दिए रहेंगे, उनसे जो रेखा खींचेंगे आप, तो ये तीन स्थितियां हो सकती हैं। ये ग्राफिकल मेथड में मैं बता चुका हूँ, जब ग्राफ की विधि वाला कॉन्सेप्ट बताया हूँ। तो ये एक स्थिति ये होगी, दूसरी स्थिति ये होगी और तीसरी स्थिति ये होगी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर। लेकिन वो कैसे निकलता है वो इस पर डिपेंड, मैंने बोला ना कि रेखा किस हिसाब से बनेगी, कैसे बनेगी, वो जो ABC हैं, जो अचर राशियां दिए गए समीकरण में रहती हैं, उस पर निर्भर करता है। तो आप जरा देखिए केस फर्स्ट की, वो केस 1 लेते हैं कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब a1/a2 इसका दोनों का अनुपात निकाल लीजिए और इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए और देखिए कि जो इक्वल नहीं है तो दोनों रेखाएं खींचेंगी, तो दोनों रेखाएं
दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। चलिए भाई मेरे, ये एक बिंदु पर मान लीजिए दो रेखाएं ऐसी आपने खींच दिया था और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर गई। तो जो प्रतिच्छेद कर गई वो कहने का मतलब क्या है कि पहली रेखा पर भी स्थित है, दूसरी रेखा पर भी स्थित है। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब कॉन्सेप्ट में पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जब कोई दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर गई तो जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं, जहाँ काटती हैं, काटने का मतलब है कि दोनों, जैसे ये रेखा है कि एक रेखा है, यहाँ पर कट गई, तो कट गई तो क्या मतलब है कि दोनों, ये जो कटान बिंदु है इस पर भी है और इस पर भी है, तो वही तो हल कहलाता है। जो बिंदु या एक्स वाई के जो मान दोनों पर हों, दोनों को संतुष्ट कर जाए, वही समीकरण का क्या कहलाता है, हल। तो समीकरण का हल क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट का तो सब चीज पीछे बताया जा चुका है। तो ये यदि ऐसी स्थिति है तो दोनों रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी एवं इस स्थिति में एक संगत एवं अद्वितीय हल प्राप्त होता है। संगत एवं अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। ये स्थिति पहली होती है, ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति क्या होगी भाई मेरे, दूसरी स्थिति क्या होगी कि ऐसा भी हो सकता है, अद्वितीय संगत एवं अद्वितीय हल प्राप्त होता है, मतलब अद्वितीय मतलब सिर्फ एक हल प्राप्त होता है। एक हल का मतलब ये, अद्वितीय मतलब एक हल का मतलब एक ही बिंदु ऐसा आएगा जो एक्स वाई दोनों पर स्थित होगा, दूसरा कोई बिंदु नहीं होगा। फिर दूसरी स्थिति क्या होती है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए इक्वल टू c1/c2, ये सब बराबर हो जाए आपस में, तो दोनों रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होती हैं। ये जरा देखिए, ऐसी संपाती, एक रेखा होगी उसी के ऊपर दूसरी रेखा हो जाएगी। दोनों रेखाएं जब खींचेंगे तो संपाती होंगी, उसको संपाती बोलते हैं। एवं इस स्थिति में हल संगत तथा अनंत होते हैं, संगत एवं अनंत होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत होते हैं क्यों, क्योंकि एक रेखा है, एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो उसी के ऊपर दूसरी रेखा है, मतलब वो सब अनंत बिंदु दूसरी रेखा पर हैं। तो सभी बिंदु जो अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो दोज इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स विल लाई इन बोथ गिवन इक्वेशन, दोनों इक्वेशन पर वो रहेंगे और इस प्रकार उसके अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि एक में अद्वितीय हल होता है, सिर्फ एक हल होता है यदि ऐसी स्थिति है, और यदि ऐसी स्थिति है तो अनंत हल होते हैं। अब ये संगत शब्द क्यों आया, ये सब पीछे तो बता चुका हूं एक बार। संगत का मतलब है कि दोनों समीकरण साथ साथ लेंगे, तब दोनों समीकरण साथ साथ लेंगे तो संगतता इनकी बनी रहेगी कि हल इनके निकलेंगे। संगतता का मतलब है हल निकलेंगे। ये जैसे इसके एक बिंदु का हल है, प्रतिच्छेद करता है, अद्वितीय हल है, मैंने एक बिंदु, और इसमें अनंत बिंदुओं पर हल है, मतलब अनंत बिंदु पर एक दूसरे को मिलेंगे। तो संगतता का मतलब है कि उनके हल मिलेंगे। तीसरा क्या होता है कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 हो जाए, पर ये c1/c2 के इक्वल ना हो, ये इक्वल ना हो, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं एवं इनके हल असंगत होते हैं, एवं इनके हल असंगत होते हैं। असंगत, इनकंसिस्ट, असंगत होते हैं, मतलब इनके कोई हल होते नहीं, असंगत होते हैं, असंगत होते हैं। असंगत मतलब साथ साथ नहीं चल सकते, साथ साथ नहीं चल सकते मतलब कोई ऐसा बिंदु नहीं है जो दोनों में कहीं कॉमन मिले। जैसे इसमें क्या हुआ, पहली स्थिति में एक बिंदु कॉमन मिला, दूसरी स्थिति में क्या है कि दो बिंदु कॉमन, अनंत बिंदु कॉमन मिल गए। दूसरी स्थिति क्या आपने देखा, ये आई, इसमें अनंत बिंदु, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन मिल रहा है। एक काम सिर्फ एक ही दोनों रेखाओं पर मिल रहा है तो उसको अद्वितीय बोल देते हैं, और यदि सभी कॉमन मिल रहे हैं, सभी बिंदु दोनों रेखाओं पर हैं, तो उसको वो भी हल तो है, संगत तो है, मतलब साथ में दोनों को साथ में लेने पर हल तो निकलता है, यहाँ भी संगत है। पर
दोनों की अलग अलग स्थिति है कि एक में सिर्फ एक हल निकलता है और दूसरे में अनंत हल निकलता है। लेकिन तीसरी स्थिति ऐसी होती है कि ये जरा देखिए, ये तीसरी स्थिति है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। ये कब होती है? जब ये स्थिति आती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं और इनके हल असंगत, संगत मतलब इनमें कोई हल ही नहीं, क्योंकि इन दोनों में कोई आपस में कॉमन पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, उसको बोला जाता है असंगत। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर से संक्षेप में ले लिया हूँ। तो पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बोला, कि वो वीडियो देखना होगा। हालांकि मैं उसकी लिंक यहाँ दे रहा हूँ, उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा हर चीज। तो ये आपका मैंने संक्षेप में फिर से पूरा चीज ले लिया। अब आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि A1 B1 A2 B2 और C1/C2 की तुलना करके, यही तुलना ही तो हुआ है। यहाँ आप देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ है, इनका सब इन्हीं के आधार पर तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 के आधार पर ही सब कुछ पता चल रहा है कि कौन संपाती है, कौन समानांतर है, कौन एक बिंदु पर काटेगा, कौन संगत है, कौन असंगत है, सब इसी पर आधारित है। तो यदि आपका भी ये समझ में आ गया होगा तो अब आप यहीं पर इनको हल कर सकते हैं बड़े आराम से। मैं आपको आपके लिए ले रहा हूं। जैसे यहाँ पर देखिए मेरे भाई, ये मानक रूप में है। पहली बात तो मानक रूप में होना चाहिए, मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में फिट कीजिए। ये मानक रूप में ऑलरेडी है। मानक रूप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसी रूप का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन इसमें a1 क्या है? 5, b1 क्या है? -4, c1 क्या है? 8 है। ये देखिए a1 b1, क्योंकि यहाँ दो समीकरण थे a1 b1 से, ये abc को A1 B1 से अभी मैं बता चुका हूँ। इसमें इसी में देखिए A2 क्या है? 7, B2 क्या है? 6, C2 क्या है? -9। ये जरा देखिए यहाँ ये जो है A1 के स्थान पर अभी तो मैंने लिया, अभी तो यही चीज बताया हूँ आपको कि अगर दो समीकरण होंगे तो आपको इस रूप में लिखा मिलेगा। ये जरा देखिए, दो समीकरण होंगे तो इस रूप में लिखा मिलेगा। जब इस रूप में लिखा मिलेगा तो आपको देखना होगा कि A1 B1 A2 B2 C2 C1 C2 क्या है, क्योंकि उन्हीं का तो यहाँ पर उन्हीं का पूरा खेल है, उन्हीं से तो सब कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो जब वो सब हो जाएंगे तो आपको ये सब देख लेंगे तो उसके आधार पर आप तय कर पाएंगे कि वो कौन सी स्थिति में है। तो आप चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है आपका भी। ये है, तो ये है A1 इक्वल टू ये A1 के स्थान पर 5x है, ये 5x यानी A1 के स्थान पर 5। फिर B बाई होता है तो B1 बाई B1 के स्थान पर -4 और C1 के स्थान पर +8, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। A1 के स्थान पर +7 यानी A2 के स्थान पर +7 यानी 7, B2 के स्थान पर +6 यानी 6 और C2 के स्थान पर -9 यानी -9। अब आप जरा देखिए, यदि आप देखेंगे तो यहाँ से निकालिए कि A1/A2 कितना है। ये देखिए 5/7, ये संख्या कटेगी नहीं काटती तो काट लेते। अब B1/B2 देखेंगे क्या है, ये है -4/6। तो ये तो काटने की जरूरत नहीं, आप सीधे कह सकते हैं कि धनात्मक है ऋणात्मक है, तो ये बराबर कभी हो नहीं सकती हैं और इसलिए ये दोनों अलग अलग हैं। इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और यदि ऐसा है तो आप कह सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अभी, कि ये पहली स्थिति है, यानी ये रेखाएं आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। अभी आपको सिर्फ इतना ही पूछ रहा है कि वो बताना है कि फाइंड आउट, बताना है आपको कि बताइए कि रेखाएं एक बिंदु पर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, या समांतर होंगी या संपाती होंगी। जो तीनों स्थितियां हैं वो तीन ही स्थितियां होती हैं, तीनों हमने बता दिया आपको। तो यहाँ से पता चला गया कि ये क्या होंगी, समानांतर प्रतिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर। ऐसे आप इससे देख सकते हैं कि A1 फटाफट आप देख लीजिए, A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू इसको देखिए, इसको देखिए। तो A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6 और C2 इज इक्वल टू 24।
अब आप देखेंगे ये यदि आपने लिख दिया A1/A2 निकालने, A1/A2 इज इक्वल टू, देखिए A1/A2 कितना हो जाएगा 9/18, ये देखिए ये हो जाएगा कितना 9/18, 9/18 9 दूना 18, 1/2 हो गया। B1/B2 कितना हो गया 3/6, ये B1 है, ये B1 B2 है, तो 3/6 यानी 1/2। अभी देखिए बराबर हो गए, लेकिन C1/C2 जब बराबर हो जाए तो फिर दो स्थितियां पैदा हो जाती है। देखिए जब दोनों बराबर हो जाए तो दोनों बराबर हो गई, तो देखना है कहीं C1 और C2 के भी इक्वल तो नहीं है। अगर इक्वल हो जाए तो अलग कहानी, लेकिन C1 C2 इक्वल ना हो, यही दो इक्वल हो तो एक अलग कहानी। तो पहले वो निकालना तो पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए तो आपको दोनों निकालना पड़ेगा। ये C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, तो C1/C2 भी निकाल लिया आपने। C1 है 12 और C2 है 24, तो 12/24 यानी ये भी 1/2। अब जरा देखिए सब 1/2 आ रहा है। A1/A2 भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। तो इस प्रकार ये कह सकते हैं कि तीनों बराबर हो गए, और इस प्रकार ये समपाती की स्थिति में होगा। दोनों जो ये दोनों रेखाएं इन दोनों समीकरणों से बनेंगी, एक रेखा इससे बनेगी, एक रेखा इससे बनेगी, तो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के ऊपर होंगी। ऐसे ये यदि आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये समानांतर होंगी। आप चेक कर सकते हैं, बड़े आराम से अभी आपसे बन जाएगा। तो ये तो आपका ये क्वेश्चन था। अभी साथ में ये भी लेकर इस चैप्टर को ही इस खत्म कर देते हैं। ये दोनों को यही तुलना करके आपको बताना है कि ये जो है कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट, संगत है या असंगत है। आपको ये दिखाना है कि संगत, असंगत, संपाती, समानांतर, प्रतिच्छेद, ये सब इन्हीं से निकलता है। मैं बता रहा हूँ कि इसी के आधार पर रेखा तय होती। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पहले भी वीडियो में बहुत ही विस्तार से अभी भी बताया कि रेखा जो बनती है वो इस पर तय, इसके आधार पर तय होती है कि रेखा बनेगी तो रेखा, पर रेखा कैसी, ऐसी होगी, कैसी होगी, कैसी होगी, ये ABC के आधार पर तय होती है। तो इस प्रकार आपको ये बताया जा चुका है कि ये जो समीकरण दिए हैं दो चरों के युग्म समीकरण, उनका ये तय करना है कि संगत है या असंगत है, संपाती, समांतर या एक बिंदु प्रतिच्छेद करने वाली स्थिति है, तो सब में यही तय होगा। लेकिन ये पहले आपको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसको मानक रूप में लिखिए। क्या होगा मानक रूप? आपको पहले मानक रूप में लिखना होगा 3x + 2y = 5 है, तो 5 इधर लाएंगे तो -5 = 0। ये जो 5 इधर है बराबर के इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये -5 हो जाएगा, तो -5 = 0। अब ये मानक रूप में हो गया। दूसरा 2x, ये जो दूसरा है वो 2x - 3y, तो 2x - 3y आइए = 7 है, तो ये -7 कर देंगे तो = 0 हो जाएगा। ये अब समीकरण 1 होगा, ये समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ से आपको A1 = 3, B1 = 2 और C1 = -5 निकला। यहाँ से A2 = निकला 2, B2 = निकला -3 और C2 = निकला -7। अब पहले A1 ये देखिए A1/A2 और B1/B2 वाला देखिए। यदि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो अलग कहानी होगी, इक्वल होगी तो फिर दो कहानियां होती हैं। तो जरा देखिए A1/A2 क्या हुआ 3/2। ये जरा देखिए ये 3 है और ये 2 है। और B1/B2 क्या हुआ, B1 2 है और B2 -3 है। ये देखिए B1 2 है और B2 -3 है। ये है B1 और ये है B2, तो ये -2/3। अभी देख रहे हैं कि 3/2 है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये -2/3 है। इसको -2/3 में ले सकते हैं, -2/3। ये नेगेटिव है, तो दोनों अलग अलग है। इसलिए कहने का मतलब A1/A2 क्या निकल गया यहाँ से, A1/A2 = B1/B2। यदि ऐसा हो गया तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरे ये जो दो चरों का रेखीय समीकरण के युग्म दिया है, ये वाला ये जो है संगत है, कंसिस्टेंट है और यूनिक है, अद्वितीय है। ये पूछा नहीं आपसे पर पूछ सकता था भी। बताइए संगत है जहाँ तहाँ, अद्वितीय है कि अनंत है? तो यहाँ संगत है, अद्वितीय है, ये है।
अब कहाँ संगत है, यहाँ संगत है, अद्वितीय है, कहाँ संगत और अनंत है वो भी कहानी आप जान जाएंगे, और कहाँ संगत और असंगत है वो भी कहानी आप बड़े आराम से जान जाएंगे। तो इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आपका बहुत अच्छे समझ में आया होगा और हर चीज़ आपको एक बार अच्छे से हर चीज़ फिर से रिपीट होगी। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए।